जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो भी फैसले लिए गए थे उसके बारे में पीआईबी की प्रेस रिलीज में भी जानकारी दी गई थी। पीआईबी की प्रेस रिलीज भी हमने चेक की थी, तो उसमें भी वही बात लिखी थी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही थी, यानी जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची गई उसमें जो मार्जिन है उस पर 18% टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया पर भी लोग यही बात कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को बेचने पर अगर इतना टैक्स लगेगा तो बेचने वाले को क्या फायदा होगा। पुरानी गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट ही होती है, यानी उसकी कीमत बढ़ती तो है नहीं, कम ही हो जाती है। ऐसे में उस पर 18% टैक्स लोगों को हजम नहीं हो रहा। इस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की और जानकार लोगों से भी बात की। सरकार के सूत्रों ने भी बताया कि वित्त मंत्री पूरी बात बता नहीं पाए, या वो सही से समझा नहीं पाई, या वो एक तरह से गलत बात कह गई। जो भी कही, गलती से हो गया होगा, मुंह से निकल गया होगा। लेकिन पुरानी गाड़ी बेचने पर जो 18% टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा और किस पर लगेगा, उस पर कंफ्यूजन वित्त मंत्री के बयान से बढ़ा, जिसे अब हम दूर कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि 18% टैक्स उन पर एप्लीकेबल होगा जो पुरानी गाड़ी बेचने के लिए रजिस्टर्ड है। जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, यानी अगर आप पुरानी गाड़ी अपने किसी दोस्त को बेच रहे हैं तो उस पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड वेंडर को अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। जो वेंडर आपसे पुरानी गाड़ी खरीद रहा है वो आपकी गाड़ी को आगे किसी और को ज्यादा कीमत पर बेचता है तो उसे 18% टैक्स देना होगा। रजिस्टर्ड वेंडर को वही पुरानी गाड़ी किसी दूसरे को बेचने से जो मुनाफा होगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, यानी 18% रजिस्टर्ड वेंडर ही भरेगा। मतलब मान लीजिए आपने पुरानी गाड़ी 1 लाख रुपए में रजिस्टर्ड वेंडर को बेच दी कि मेरी गाड़ी 6 लाख की थी, अब तुम 1 लाख में ले लो, पुरानी होगी। रजिस्टर्ड वेंडर ने क्या किया, उस गाड़ी को मॉडिफाई किया, थोड़ा चकाचक बनाएगा तभी ना बिकेगा, तो उसको चकाचक करके उसने 2 लाख रुपए में किसी और को बेच दिया। रजिस्टर्ड वेंडर का मुनाफा कितना हुआ, 1 लाख रुपए में आपसे खरीदा, 1 लाख रुपया उसमें और उसने मुनाफा कमाया, 2 लाख में बेचा। तो अब उस मुनाफे वाले 1 लाख पर 18% टैक्स यानी 18,000 रुपए वेंडर को भरना होगा। वेंडर कौन, जैसे ये Cars24 वगैरह दूसरे ऐप्स जो हैं उनसे आप बेचते हैं ना, वही वाला। अब यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि वेंडर ने 1 लाख का जो मुनाफा कमाया वो पूरा मुनाफा नहीं है। वेंडर ने पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई करने में भी कुछ पैसा लगाया होगा और फिर उसे 18% टैक्स भी देना पड़ रहा है, जिसे देने के बाद रजिस्टर्ड वेंडर का मुनाफा कम हो जाएगा। क्योंकि भाई 1 लाख में खरीदा, मान लीजिए 20,000 रुपया और लगाया, 30,000 रुपया और लगाया गाड़ी को चमकाने में, 2 लाख में बेचा, उसको तो कमाई 70,000 की हुई, लेकिन वो टैक्स 1 लाख रुपया पे बढ़ेगा 18%, तो उसका तो मार्जिन कम हो गया। कोई भी रजिस्टर्ड वेंडर जो मार्केट में बिजनेस के लिए आया है वो अपना मुनाफा कम नहीं करेगा। ऐसे में वेंडर क्या कर सकता है वो आपको देख लीजिए। या तो वेंडर पुरानी कार को और महंगे दाम पर बेचेगा, या फिर पुरानी कार को और सस्ते दाम पर खरीदेगा कि भाई हमको तो 18% जीएसटी भरनी है, तुम सस्ते में दो। या फिर जो 2 लाख की गाड़ी है उसको कहेगा कि मैं 2.5 लाख में बेचूंगा क्योंकि मुझे 18% की जीएसटी भी तो भरनी है, मेरा पैसा भी तो लगा है। इन दोनों ही हालात में नुकसान आम आदमी का ही होगा, मिडिल क्लास का ही होगा, क्योंकि ज्यादातर पुरानी कार मिडिल क्लास के लोग ही तो खरीदते हैं। भाई गरीब आदमी तो खरीद रहा है, उसके पास पैसा होता तो नई कार नहीं खरीद लेता, और मिडिल क्लास के ही लोग पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीदने का प्लान करते हैं। तो इधर से कान छुइए या उधर से छुइए, कल वाली बात कहिए या अब जो क्लैरिफिकेशन आ गया वो कहिए। पॉइंट वही था कि मिडिल क्लास को इस टैक्स से नुकसान होगा, और वही होगा, या तो बेचने वाले का होगा या खरीदने वाले का होगा। वेंडर अपने ऊपर लोड नहीं लेगा बॉस। पाठशाला में हम टैक्स के बोझ के बारे में बता रहे हैं तो उसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी के नेता तक टैक्स की मार से परेशान जनता के दर्द की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने सोशल मीडिया पर टैक्स को लेकर अपनी बात रखी। अजय आलोक ने भी लिखा कि माननीय निर्मला सीतारमण जी से मध्यम वर्गीय आय वालों के लिए अनुरोध है, हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं, देते क्या है, सैलरी से काट ही लिया जाता है, हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य बीमा पर भी 18% जीएसटी हमारे लिए और बाकी सबके लिए आयुष्मान भारत योजना है। हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, सरकार पर निर्भर नहीं है। फैसले पर तुरंत विचार कीजिए। विपक्ष ने भी टैक्स को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। पुरानी गाड़ियों और पॉपकॉर्न पर जीएसटी के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गाड़ी खरीदना एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन केंद्र सरकार पुरानी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाकर उनके सपने तोड़ रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, देश के आम आदमी और गरीबों को सिर्फ महंगाई, टैक्स और पीड़ा दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है।
कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादही समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं तब तक सरकार नियम बदल देती है। यानी ऑपोजिशन भी बातें कर रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस मुंह से कह रही है? अखिलेश जी तो चलिए यूपी में सत्ता में नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। वहां क्यों नहीं अड़ गए कि नहीं पुरानी गाड़ी पे टैक्स जो है वो 12% से 18% नहीं होगा? इसलिए मैंने कहा ना आपको कि मिडिल क्लास का दर्द कोई नहीं समझ रहा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स बढ़ाने को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वैसे ही हंगामा पॉपकॉर्न को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि पॉपकॉर्न पर भी 3 रेट के टैक्स हैं। साधारण नमक वाला पॉपकॉर्न, मसाले वाला पॉपकॉर्न जो पैक्ड नहीं है, उस पर 5% टैक्स लगेगा। अगर यही पॉपकॉर्न अच्छी पैकेजिंग और लेबल के साथ बिकेगा तो उस पर 12% टैक्स लगेगा। अगर पॉपकॉर्न कैरमलाइज्ड है, यानी उसमें शुगर मिला है, तो वो नमकीन नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में आएगा, जिस पर 18% की दर से टैक्स लगेगा। यह बात सही है कि पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है, ये टैक्स पहले से लगते रहे। इस बार टैक्स को कैटेगराइज किया गया है, लेकिन सवाल पॉपकॉर्न को लेकर भी उतनी ही चर्चा में है, क्योंकि भारत में पॉपकॉर्न का बाजार करीब 1200 करोड़ रुपए का है और इससे जो रेवेन्यू मिलता है वो 250 से 300 करोड़ का है। भाई, कहां सरकार लाखों करोड़ की कमाई करती है, उसमें 250-300 करोड़ के लिए चर्चा हो रही है। पॉपकॉर्न को लेकर मंथन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर। उसके बाद आपको बताता हूं कि आम आदमी का सबसे बड़ा दर्द जो है बार बार टैक्स, उसके बारे में बात करूंगा। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। पॉपकॉर्न पर टैक्स को छोड़ भी दे तो बहुत आजकल इतने तरह के टैक्स लगते हैं, इतने लेवल पर टैक्स लगते हैं कि आम आदमी टैक्स का ट सुन के पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगता है, क्योंकि आम आदमी के टैक्स देने का अंत ही नहीं है, ऐसा लगने लगा है। हमने आपको कल नई गाड़ी के बारे में बताया था कि कैसे एक गाड़ी खरीदने पर मल्टीपल टैक्स लगते हैं, जबकि उस सैलरी को जबकि आप गाड़ी कहां से खरीद रहे हैं? भाई, आप उस सैलरी से गाड़ी खरीद रहे हैं जिस सैलरी पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। टैक्स देने के बाद सैलरी बची, उससे गाड़ी खरीद रहे हैं, उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, इंश्योरेंस पे टैक्स देते हैं, पार्किंग में लगाते हैं वहां टैक्स देते हैं, पेट्रोल पर टैक्स देते हैं, टोल के लिए टैक्स देते हैं, यानी हर मोड़ पर एक टैक्स आपका इंतजार कर रहा है। लो इधर लो, पैसा लो, कहां उधर कहां ले जा रहा है? गाड़ी का उदाहरण कल हमने आपको बताया था, लेकिन इसी तरह से कई उदाहरण हैं जिसने मिडिल क्लास का जीना हराम कर दिया है। एक उदाहरण प्रॉपर्टी का भी है और उसके बारे में भी आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना घर का होता है। आम आदमी क्या बोलता है, घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक कमा रहे हो, अब जरा एक घर ले लो। लेकिन उस सपने पर भी कई लेयर के टैक्स लगते हैं बॉस। आमतौर पर कोई प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट या प्लॉट खरीदने पर सरकार उस पर स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्री लेती है, लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को दोबारा बेचा या खरीदा जाता है तो उस पर फिर से अलग अलग सरकारी फीस लग जाती है। बहुत लोगों का यह दर्द भी है कि पहले ही महंगे होम लोन पर फ्लैट खरीदने का बोझ है। वो होम लोन कहां से भरना है? पहले तो टैक्स भर दीजिए, उसमें जो सैलरी बची उसमें आप होम लोन भर रहे हैं, उसके बाद सरकार को ट्रांसफर चार्ज और रजिस्ट्री चार्ज भी देना पड़ता है। भाई, पहली बार प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने पर सरकारी चार्ज देने की बात समझ में आती है, लेकिन बार बार उस पर फीस वसूलना यह बहुत भारी पड़ जाता है मिडिल क्लास को। भाई, आपको प्रॉपर्टी पर लगने वाली सरकारी फीस के बारे में बताता हूं। वैसे तो राज्यों और शहरों के हिसाब से प्रॉपर्टी पर सर्कल रेट चार्जेस अलग अलग होते हैं, लेकिन मान लीजिए हम नोएडा की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। भाई, नोएडा जैसे शहर में 50 लाख रुपए की कीमत वाले नए फ्लैट के लिए 7% की स्टैंप ड्यूटी लगती है, यानी 3,50,000 रुपए चुकाइए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज 1%, तो इसके हिसाब से 50,000 रुपया बना, वो दीजिए। उसके हिसाब से 50 लाख रुपए का फ्लैट जो है वो बढ़ के 54 लाख रुपए का हो जाता है। अब जिसके लिए 50 लाख ही भरना मुश्किल है, उसके लिए 4 लाख और बढ़ गया तो दिक्कत ना है भाई। अगर आप इस फ्लैट को बनते समय या प्री बुकिंग में लेते हैं तो सरकार इस पर 5% जीएसटी भी लेती है।
इस हिसाब से 2,50,000 रुपए और बढ़ गए। इस तरह कुल कीमत 56,50,000 रुपए पहुंच जाती है।